Okay, good morning, all of you. We'll start the lecture. पिछले लेक्चर में हमने लूप्स स्टार्ट किया था और लूप्स में हमने सबसे पहले में देखा है कि फॉर लूप और उसके बाद में व्हाइल लूप। तो जस्ट रिकैप कर लेते हैं हम। सबसे पहले में व्हाइल लूप जो है तो व्हाइल लूप में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बेसिकली कंडीशन रहता है। तो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो केस में यहाँ पे जो कोई स्टेटमेंट्स रहेगा वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेबल रहेगा और वो कंटिन्यूस एग्जीक्यूट होते रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक। तो इसका हमने जिस तरह से यहाँ पे फ्लो चार्ट देखा हुआ है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो केस में जो भी कुछ स्टेटमेंट्स है एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे और उसके हिसाब से ये पर्टिकुलरली एरो मतलब ये लूप कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है फॉल्स। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो केस में वो क्या करेगा कि जो भी कुछ नेक्स्ट स्टेटमेंट्स रहेंगे वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में वहां पे वो चला जाएगा। तो हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम देखा था कि जिसमें सबसे पहले में हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए थे। वेरिएबल्स डिफाइन करने के बाद में हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी कि ये कंडीशन a लेस देन 20 अगर ये ट्रू है तो वो केस में उसने क्या करना चाहिए, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट उसने जनरेट करना चाहिए या आउटपुट देना चाहिए। और नेक्स्ट लाइन में हमने क्या दिया है, इसका इंक्रीमेंट दिया है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले इसका इनिशियलाइज किया या वेरिएबल को डिक्लेरेशन दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन हमने यहाँ पे पुट अप किया है और कंडीशन के बाद में हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट भी दिया है। तो इस तरह से मतलब 3 पार्ट होने चाहिए आपके प्रोग्राम में। एक पहला तो है वो वेरिएबल डिफाइन करना, उसके बाद में आपको कंडीशन देना है, कंडीशन देने के बाद में आपको पर्टिकुलरली इंक्रीमेंट भी वहां पे देना है। तो ये हुआ था हमारा व्हाइल लूप। ये हमने लास्ट लेक्चर में कल के लेक्चर में देखा हुआ है और इसके हिसाब से इसका आउटपुट जो मिलेगा कंटिन्यूस आउटपुट a इक्वल्स टू 10 टू 19 तक रहेगा क्योंकि हमने a लेस देन 20 लिखा है। तो 19 इज लेस देन 20 तो ओके ये तब तक यहाँ पे ट्रू होता है। जैसे ही 20 आ जाएगा तो 20 लेस देन 20 नहीं है, मतलब ये फॉल्स है, तो उसकी वजह से यहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है। और अभी अगर हम नेक्स्ट जो देखा हुआ है, कल हमने फॉर लूप भी देखा है। तो फॉर लूप में क्या है कि यहाँ पे हम इन वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, कंडीशन पुट अप करते हैं और उसके बाद में इंक्रीमेंट भी दे देते हैं। तो एक ही लाइन में जैसे यहाँ पे फॉर लिखते हैं हम लोग और यहाँ पे पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में हम लोग 3 कंडीशन देते हैं, 1 2 3 सॉरी 3 पैरामीटर्स लिखते हैं। पहला पैरामीटर मतलब इन INIT मतलब जो भी कुछ वेरिएबल है जो वो हमें डिफाइन करना है। सेमीकोलन देने के बाद में हम वहीं पे कंडीशन डिफाइन करते हैं और उसके बाद में इंक्रीमेंट का जो भी कुछ इंक्रीमेंट हमें करना है वो इंक्रीमेंट हम वहां पे लिखते हैं। तो इस तरह से जो हमने लास्ट व्हाइल लूप में देखा हुआ है कि हमें इसके लिए अलग से लाइन देनी पड़ती है, कंडीशन के लिए अलग से लाइन और इंक्रीमेंट के लिए अलग से लाइन। तो यहाँ पे फॉर लूप में हम एक ही लाइन में ये सब चीजें देख सकते हैं। तो अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं या फ्लो डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले में क्या होगा कि जो भी कुछ वेरिएबल है, वेरिएबल डिफाइन किया है तो वो सबसे पहले में हम एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो भी कुछ कंडीशन हम पुट अप करते हैं और वो कंडीशन चेक करते हैं कि चेक होने के बाद में अगर वो ट्रू होती है या फिर फॉल्स। तो अगर ट्रू है तो वो केस में एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स रहेगा
और उसके बाद में इंक्रीमेंट यहाँ पे, और इंक्रीमेंट होने के बाद में फिर से कंडीशन पे जाएगा। मतलब यहाँ पे देख लीजिए कि ये क्या है कि इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीमेंट होने के बाद में फिर से कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक करने के बाद में फिर से अगर वो ट्रू है तो वो केस में फिर से ये लूप, अब ये वाला लूप है कंटिन्यूअसली, ये लूप है अभी। और अगर ये फॉल्स होता है तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो हमने सेम प्रोग्राम फॉर लूप में भी करके देखा है। तो फॉर लूप में जैसे यहाँ पे int a इज इक्वल टू 10, ये सबसे पहले में हम लिखते हैं। उसके बाद में मतलब इसका क्या हो गया, हमने init मतलब वेरिएबल को डिफाइन कर लिया है। तो ये पहला पैरामीटर। उसके बाद में हम पर्टिकुलरली जो कुछ कंडीशन है वो कंडीशन हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये सेकंड पैरामीटर, और ये यहीं पे हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं। और यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट। इस तरह से चार इसमें ये डिवाइड होता है। लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कैसे रहेगा, सबसे पहले में ये init मतलब ये इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ये सबसे पहले होगा। उसके बाद में a इज लेस देन 20, ये क्या है, ये सेकंड पार्ट रहेगा। अब थर्ड पार्ट में वो क्या करेगा, यहाँ पे जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो लिखेगा, और उसके बाद में ये जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट के ऊपर में। मतलब ये 1 2 3 4 इस तरह से इसका एग्जीक्यूशन होता है। और ये डायरेक्टली फिर से अगर नेक्स्ट पांचवी स्टेप कौन सी है, तो पांचवी स्टेप फिर से वो कंडीशन चेक करता है और फिर से यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो इस तरह से इसका अगर हम आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट में हमें a इज इक्वल टू 10 to 19 ये कंटिन्यूसली हमें आउटपुट दिखता है। तो नेक्स्ट अभी हमने लूप्स देख रहे हैं, तो उसमें का थर्ड लूप जो हम आज देखने वाला है तो वो है डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल। तो इस तरह से लूप का थर्ड पार्ट जो कि है, पहला पार्ट वाइल, सेकंड फॉर, उसके बाद में ये थर्ड है डू वाइल लूप। तो डू वाइल जिस तरह से हमने वाइल स्टेटमेंट देखा है उसी तरह से है। लेकिन अब यहाँ पे जो कंडीशन रहता है, तो ये कंडीशन वाइल स्टेटमेंट में हमें देना पड़ता है। तो इसका जिस तरह से हम सिंटैक्स अगर हम देखते हैं तो सिंटैक्स देख लीजिए, यहाँ पे डू यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद में ये इधर पे ये लास्ट स्टेटमेंट में वाइल। तो डू, उसके बाद में ओपनिंग ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद में हम वाइल लिखते हैं, कंडीशन यहाँ पे पुट अप होती है, और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो केस में ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होता है। सो डू, ओपनिंग ब्रैकेट, स्टेटमेंट्स, वाइल, कंडीशन, और ये यहाँ पे डू वाइल स्टेटमेंट खत्म होता है। तो ध्यान में रखना है सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स अगर ये एमसीक्यू बेस्ड है तो एमसीक्यू बेस्ड में सिंटैक्स किस तरह से रहता है, या एमसीक्यू के पर्टिकुलरली क्वेश्चंस हम देखते हैं तो पता चल जाता है। तो अभी इसमें क्या रहता है कि जो भी कुछ कंडीशन है, कंडीशनल एक्सप्रेशन जो है, वो कंडीशनल एक्सप्रेशन एट द लास्ट में हमें दिख रहा है। तो स्टेटमेंट जो है, तो स्टेटमेंट्स क्या होता है कि एग्जीक्यूट हो जाता है। तो कंडीशन इवन टेस्ट होने से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है। और अगर वो ट्रू है, कंडीशन फिर से अगर ट्रू है तो केस में फिर से वहां पे लूप तैयार होके और वो कंटिन्यूअसली जो भी कुछ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो अब अगर हम इसका फ्लो डायग्राम देखते हैं, अभी फ्लो डायग्राम से ध्यान में आता है कि किस तरह से इसका फ्लो चलता है। तो सबसे पहले में हम लिखते हैं डू स्टेटमेंट, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशनल कोड जनरेट हो चुका है। कंडीशनल कोड जनरेट हो चुका है मतलब क्या है कि जो भी कुछ स्टेटमेंट्स है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, वो यहीं पे हो जाता है इधर पे। और बाद में जाके वो क्या करता है, कंडीशन चेक करता है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये मतलब जो हमने इसके पहले में जितने दो लूप्स देखे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो इसमें डिफरेंट क्या है, कंडीशनल कोड या ये जो कोड था या जो भी कुछ स्टेटमेंट्स है, ये कंडीशनल कोड मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स रहेंगे जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है कि ये सबसे पहले में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब उसके बाद में वो कंडीशन, यहाँ पे देखिए ये कंडीशन बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर कंडीशन चेक करता है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो जाके फिर से वो जो कंडीशनल कोड है या फिर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स है
वो फिर एग्जीक्यूट होते हैं। और अगर यहाँ पे अगर फॉल्स है, ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो इस तरह से मतलब डू, ओपनिंग ब्रैकेट, कंडीशनल कोड, क्लोजिंग ब्रैकेट और उसके बाद में व्हाइल कंडीशन, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, तो अगर हम इसका सेम प्रॉब्लम या सेम प्रोग्राम अगर हमें लिखना है जो हमने इसके पहले देखा है, सेम दो प्रोग्राम हमने देखा हुआ है कि सपोज अगर हमें टाइप करना है 10 to 20 या स्पेसिफिकली 10 to 19 हम बोल सकते हैं, तो उसके लिए अभी यहाँ पे देखिए थर्ड वाला ये जो डू व्हाइल स्टेटमेंट है ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h int man ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पे रिटर्न 0 क्लोजिंग ब्रैकेट। चलो ठीक है, ये खत्म। यहाँ पे ये वाला लाइन तो हमेशा रहेगा ही। अब जो रिमेनिंग लाइन है यहाँ पे जिस तरह से हम अलग अलग फॉर्मेट्स देख रहे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट चेंज होते रहता है। लेकिन यस, ये वाले 3 से 4 लाइन, ऊपर के 3 लाइन, नीचे के 2 लाइन, ये हमेशा सेम रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले में हमें जो भी कुछ वेरिएबल है उसको डिफाइन करना है। डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, इंट लिखते हैं। इंट क्या है, इंट ये डेटा टाइप है। ए क्या है, तो ए वेरिएबल है, तो उसकी वजह से हमने ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, हमने यहाँ पे 10 वैल्यू दिया है, उसके बाद में सेमीकोलन, मतलब यहाँ पे लाइन खत्म हो जाती है और नेक्स्ट लाइन पे जाता है। अब इसके पहले में हम ये लाइन क्यों लिखते हैं कि प्रोग्रामर को या किसी अननोन पर्सन को समझ में आना चाहिए कि ये लाइन किसके लिए है। तो ये लाइन क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल डेफिनेशन, मतलब जो भी कुछ वेरिएबल है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या बोलते हैं, डू लूप एग्जीक्यूशन। अब ये जो लूप है, डू वाइल जो लूप है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो वो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, डू। डू लिखने के बाद में ओपनिंग ब्रैकेट लिखने के बाद में, ठीक है, हम यहीं पे क्या करते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट दे देते हैं कि वैल्यू ऑफ ए, जो हमने यहाँ पे लिखी है वो वैल्यू तो यहीं पे प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब जो भी कुछ हमें ऐसे का ऐसे, जैसे वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये जो हमने सेमीकोलन लिखा हुआ है, सॉरी कोलन लिखा हुआ है, तो ऐसे का ऐसे वहां पे हमें दिखाई देगा। परसेंट डी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये इंटीजर है। इंट लिखा हुआ है तो इंट होने की वजह से परसेंट डी, और बैकस्लैश एन मतलब न्यू लाइन पे चला चला जाने को ना था, नेक्स्ट जो भी कुछ आउटपुट रहेगा, तो उसके लिए हम बैक स्लैश एन हमेशा लिखते हैं। ये हो गया डबल कोट में। उसके बाद में कॉमा देने के बाद में ही हम ए लिखते हैं जो कि है वेरिएबल, ये वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, यहाँ पे देखिए अभी नेक्स्ट लाइन जो है वो है a इज इक्वल टू a प्लस 1। मतलब क्या होता है कि मतलब अभी a की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नई वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 1। 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11। 11 हो गया। अब यहाँ पे चेक करता है व्हाइल, ये स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन चेक कर रहा है, ये 11 20 से लेस देन है क्या, ओके फाइन। अगर ये है तो क्या करेगा, यहाँ पे चला जाएगा, प्रिंट अप कर देगा, मतलब ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। फिर से 11 प्लस 1 क्या हो गया, 12। 12 लेस देन 20 है क्या, ये चेक करता है फिर से। अगर है ओके ट्रू है तो क्या करेगा, वो फिर से प्रिंट कर देगा, फिर से चेक करेगा। ये चलते रहेगा कि जब तक कि ये 19 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 20। 20 लेस देन 20 ये तो फॉल्स है, ठीक है, ये लाइन फॉल्स है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, खत्म हो गया। फिर यहाँ पे मतलब लास्ट कितना होना चाहिए, 19 तक। ठीक है, तो वेरी सिंपल वन। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ऐसे 3 लूप के स्टेटमेंट देखे हैं। तीनों का थोड़ा थोड़ा फ्रेमिंग चेंज हो गया है, लेकिन लॉजिक वही है। हमें सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करना होता है, वेरिएबल डिफाइन करने के बाद में हमें कुछ प्रिंटफ स्टेटमेंट या
एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हमें लिखने होते हैं, हमें इंक्रीमेंट देना होता है, इंक्रीमेंट या फिर ऐसी कुछ लाइन कि जिसकी वजह से वहां पे इंक्रीमेंट हो जाए। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट मतलब क्या दिया, हमने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू a प्लस 1। लास्ट इसमें हमने a प्लस प्लस लिखा हुआ था, मतलब वो ऐड हो गया, मतलब वो इंक्रीमेंट हो गया। a प्लस प्लस भी चलेगा या a इज इक्वल टू a प्लस 1 भी चलेगा, सेम है। लेकिन अभी यहाँ पे जब हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू a प्लस 1 या a प्लस 2 a प्लस 3, जिस तरह से आपको चाहिए, या इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, a माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है। और a ग्रेटर देन जो भी कुछ हमें अगर लिखना है, a ग्रेटर देन 5 a ग्रेटर देन 1, हम वैसा भी कर सकते हैं, उसको उल्टा भी कर सकते हो। तो ये होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट अगर देखना है तो आउटपुट में क्या होता है कि सेम वैल्यू ऑफ a इज 10 11 20। आउटपुट तो तीन ही जगह पे हमें सेम ही मिल रहा है, तीनों भी जगह पे हमें आउटपुट सेम मिल रहा है, कोई चेंज नहीं है इसमें, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बेसिकली इधर पे जितने हमने लूप देखा हुआ है, जितना लूप देखा हुआ है हमने, तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, तीनों भी इसमें हमने सेम प्रोग्राम दिया है। सेम प्रोग्राम के ऊपर में थोड़ा सा फ्रेमिंग चेंज है, कंसेप्ट वही है, ठीक है। और उसके हिसाब से हमारा आउटपुट तो सेम ही आ रहा है, सेम आउटपुट तीनों भी इसमें। अब ये हो गया व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप। अब नेक्स्ट जो है वो है नेस्टेड लूप। नाम ही बता रहा है नेस्टेड लूप, मतलब एक लूप के या एक लूप में अगर हमें और दूसरा कोई लूप हमें एग्जीक्यूट करना है तो वो केस में कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो एक लूप के अंदर में अगर हमने और एक दूसरा लूप दे दिया तो वो हो गया नेस्टेड लूप। तो ऐसे जितने चाहिए उतने हम नेस्टेड लूप्स बना सकते हैं। तो नेस्टेड लूप यहाँ पे यहाँ पे हमने फॉर लूप का यूज हमें करना है, नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप स्टेटमेंट अभी हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसके पहले मैं फॉर लूप तो देखा हुआ है, फॉर लूप के अंदर में हमने ये INIT, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये सेम चीज है। और लास्ट में हम लिखते हैं स्टेटमेंट और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट, ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इसके अंदर में अगर हमें और एक ऐड करना है लूप, अगर हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, वैसे का वैसा ही कॉपी पेस्ट, सिंपल। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, उससे थोड़ा सा स्पेस देखे हमने ये नेक्स्ट फॉर लूप लिया हुआ है। नेक्स्ट जो फॉर लूप है, तो नेक्स्ट फॉर लूप हमें देना है, तो वो ध्यान में रखना, जब भी हम जब भी लिखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं या वो जो ऑनलाइन GDB के वेबसाइट पे हमें लिखना होता है। चलो, तो ये पार्टिसिपेंट्स काफी दिनों के बाद में 30 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुए हैं। तो जो नए पार्टिसिपेंट्स है या नए स्टूडेंट्स है या जो काफी दिनों के बाद में आता है, तो ध्यान में रखना है कि चलो ठीक है, कभी लेक्चर आप नहीं करते हैं तो गूगल क्लासरूम के ऊपर में जो भी कुछ लिंक दिया है मैंने, अर्लियर रिकॉर्डेड वीडियोस जो मैंने वहाँ पे सेंड किए हैं, तो वो जरूर देखिए। क्योंकि अगर आप वो नहीं देखते हैं या वो नहीं समझ में आता है आपको, ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट भी आपका मिस हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे प्रोग्राम जब हम देखते हैं तो प्रोग्राम में डायरेक्टली हम लिखते हैं कि फॉर लूप, लूप क्या है, व्हाइल लूप क्या है, कंडीशंस क्या है, ये डू स्टेटमेंट क्या है, कैश इंक्लूड क्या है, INT MN, ये अलग अलग चीजें जो है। तो यहाँ पे
हमें ध्यान में रखना है कि जो भी कुछ जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस है या लेक्चर्स है उसके वीडियो लेसन्स एटलीस्ट 1 बार 2 बार तो भी देखना है आपको, तब जाके आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। यस डेफिनिटली पास तो होना ही है, पास तो डेफिनिटली आप हो जाएँगे। हो सकता है कि जो लोग अभी रेगुलरली प्रेज़ेंट है, पहले दिन से रेगुलरली प्रेज़ेंट है और जो शायद 1 या 2 ही लेक्चर किया है, तो हो सकता है ज़्यादा मार्क्स मिले उसको। लेकिन मार्क्स डज़न्ट मैटर। आई एम टेलिंग यू मार्क्स कुछ भी मायने नहीं रखता है अभी के इसमें। अभी एक ही चीज़ है कि यस, पास तो हो ही रहे, सभी लोग पास होने वाला है। लेकिन किसको कितना समझ में आ रहा है और कितना इसका स्किल कैसे उसने डेवलप किया है, वो ज़्यादा मायने रखेगा। तो यस, ये ध्यान में रखना है आपको। आप लेक्चर अटेंड कीजिए या ना कीजिए, डज़न्ट मैटर या आपको कितने मार्क्स है 100 में से 90 है या 99 है। लेकिन यस, अगर आपको 60 मार्क्स भी है लेकिन यस आपको समझ में आ रहा है, प्रॉपर्ली स्किल डेवलप हो रहे हैं या आप कुछ गेट का एग्ज़ाम का कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? कुछ-कुछ स्टूडेंट्स के मुझे कॉल्स आते हैं कि गेट में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ फॉर्म फिलिंग में भी प्रॉब्लम है तो फ़ोन आता है। तो जितना मुझसे हो सकता है तो डाउट क्लियर करता हूँ मैं। इसका भी कुछ डाउट है तो येस डेफिनिटली ये भी डाउट क्लियर करते हैं। तो ध्यान में रखना है कि यस, सिर्फ़ पास होने के लिए आप या सिर्फ़ डिग्री लेने के लिए अगर आप हैं, तो यस वो तो मिल ही जाएगी। कहीं नहीं जाने वाली। डिग्री पे नाम आपका लिखा हुआ है। ये अभी आप 3rd ईयर में 2021 फाइनल ईयर में 2022 की डिग्री यस आपकी है, कोई नहीं छीनने वाला। लेकिन जो स्किल है या जो नॉलेज है, वो तो आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ले रहे हैं, ठीक है? तो एनीवेज़ द असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट्स भी आप सॉल्व करते रहिए। हो सकता है मैं आज प्रैक्टिकल का जो भी कुछ ये बुक है, प्रैक्टिकल बुक है या प्रैक्टिकल मैनुअल है, वो मैं अप अपलोड कर दूँगा और जब भी नेक्स्ट वीक में हम प्रैक्टिकल लेते हैं, तो बेसिकली प्रैक्टिकल मतलब क्या है कि जो हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो प्रोग्राम हम किसमें लिख रहे हैं? ऑनलाइन जीडीबी के ऊपर में ऑनलाइन में भी देख रहे हैं कि उसका जस्ट एग्ज़ीक्यूशन करके देखिए, प्रॉपर लाइन का समझ में आ रहा है आपको, तो येस, ओके गुड। उसका क्या आउटपुट आ रहा है? वो हो गया आपका प्रैक्टिकल। बेसिकली। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। हम बेसिकली अभी यहाँ पे तो कोई फील्ड वर्क नहीं है, तो कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में आप ये कर सकते हैं, प्रैक्टिकल का भी काम या इसका भी जो भी कुछ प्रैक्टिस है आप कर सकते हैं। सो एनीवेज़ नेस्टेड लूप में हम देख रहे थे कि नेस्टेड लूप में अभी ये फॉर स्टेटमेंट हमने देखा हुआ है। फॉर स्टेटमेंट के अंदर में मतलब ये पहला फॉर स्टेटमेंट हो गया और उसके अंदर में हमने अगर सेकंड फॉर स्टेटमेंट दे दिया तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप स्टेटमेंट, ठीक है? ये पहला आउटर ये पूरा आउटर हो गया और उसके अंदर में हमने ये इनर फॉर लूप दे दिया तो इसके अंदर में भी और अगर हमें देना है तो यस, वो भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ैक्टली प्रोग्राम किस तरह से बनाना है या किस तरह से हमें ये लूप फॉर्मेशन करना है। उसी तरह से व्हाइल लूप हमने देखा हुआ है लास्ट इसमें लेक्चर में देखा हुआ है। व्हाइल लूप में हम लोग क्या करते हैं कि व्हाइल लूप सेम चीज़ व्हाइल कंडीशन उसके बाद में ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट अब इन इन बिटवीन यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे और यहाँ पे ये हो गया है आउटर व्हाइल लूप, ठीक है? अगर इनसाइड हमें और एक व्हाइल लूप देना है तो हम बोलते हैं इसको नेस्टेड व्हाइल लूप मतलब ये सेकंड व्हाइल लूप हो गया। इधर पे व्हाइल फिर से हमने कंडीशन दे दी, ओपनिंग ब्रैकेट दे दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट इन बिटवीन स्टेटमेंट्स। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड व्हाइल लूप ने हमने इसके पहले में क्या देखा है नेस्टेड फॉर लूप स्टेटमेंट देखा हुआ है जिसमें आउटर में फॉर लूप और इनर में और एक सेकंड फॉर लूप तो ये हो गया नेस्टेड फॉर लूप। सिमिलरली हम नेस्टेड व्हाइल लूप भी देख सकते हैं आउटर में व्हाइल स्टेटमेंट और इनर में व्हाइल लूप ये जिस तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड व्हाइल लूप। फिर थर्ड क्या है फिर थर्ड है नेस्टेड डू व्हाइल लूप, ठीक है?
नेस्टेड डू वाइल मतलब उसी तरह से ये अभी अगर हमने डू स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट में हम लिखते हैं उसके बाजू में वाइल कंडीशन। अब अगर हमने ये हो गया आउटर वन और इसके अंदर में अगर हम इनसाइड ये कंडीशन दे रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट जो है तो ये आउटर लूप का स्टेटमेंट रहेगा और उसके अंदर में और एक ये सेकंड इनर डू वाइल लूप, ये कौन सा है डू वाइल लूप। तो डू स्टेटमेंट उसके बाद में हम लोग ओपनिंग ब्रैकेट देते हैं स्टेटमेंट्स क्लोजिंग ब्रैकेट वाइल और उसके बाद में कंडीशन और ये हो गया। यहाँ पे सेमीकोलन यस ध्यान में रखना है सेमीकोलन जहां जहां पे सेमीकोलन है वहां वहां पे हम सेमीकोलन देते हैं। ठीक है तो ये उसका फॉर्मेट है फॉर्मेट के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो ये हो गया नेस्टेड डू वाइल मतलब हमने 3 लूप्स देखे उसमें सबसे पहले फॉर नेक्स्ट वाइल और नेक्स्ट है डू वाइल। तो इस तरह से 3 अलग अलग लूप स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है लेकिन एग्जीक्यूशन या उसका जो भी कुछ आउटपुट है वो यस सेम रहता है लेकिन डिपेंड करेगा कि हमें कौन से चीज के लिए पर्टिकुलरली प्रोग्राम लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं अभी जो कि है नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है तो नेस्टेड फॉर लूप इसमें अगर हम प्रोग्राम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी कि लोकल वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं INT अभी यहाँ पे सिर्फ डिफाइन किया है डिफाइन करने के बाद में उसको असाइन नहीं किया है कुछ भी। ठीक है असाइन कुछ भी नहीं किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है नेक्स्ट पार्ट में सपोज I इज इक्वल टू 2 ये हो गया यहाँ पे असाइन ये हो गई कंडीशन I लेस देन 100 और ये I प्लस प्लस मतलब ये हो गया इसका इंक्रीमेंट। तो ये हो गया उसका इंक्रीमेंट और उसके बाद में हमने और एक ओपनिंग ब्रैकेट दे दिया है मतलब यहाँ पे और एक फॉर लूप। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा फॉर j इक्वल्स टू 2 मतलब j के लिए हमने इनिशियलाइज कर दिया j लेस देन और इक्वल्स टू अब ये I डिवाइडेड बाय j 100 या सॉरी I पहले कितना था 2 j is 2 तो j लेस देन और इक्वल्स टू ये जितना कुछ इसका वैल्यू आते रहेगा तो उसके हिसाब से ये पर्टिकुलरली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये प्लस प्लस। तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं कि I परसेंट साइन j और यहाँ पे ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट दे दिया है कि मतलब अगर फैक्टर हम लोग क्या कर रहे हैं एक फैक्टर निकाल रहे हैं तो फैक्टर अगर हमें मिलता है तो हम बोलेंगे कि फैक्टर फाउंड और ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम फिर से एक कंडीशन डालते हैं कि यस इफ j इज ग्रेटर देन I डिवाइड बाय j ये अगर कंडीशन हम यहाँ पे पुट अप करते हैं तो हम बोलेंगे कि प्रिंट एफ में उसी लाइन में हम बोलते हैं कि यस जो भी कुछ नंबर है यहाँ पे इज प्राइम नंबर। सो वेरी सिंपल प्रोग्राम अगर हम इसका यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने I इक्वल्स टू कितना लिया है 2 राइट सो I इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे ये कंडीशन जब तक की ट्रू रहेगी मतलब 2 से लेकर तो 2 से लेकर यहाँ पे जितना है 100 तक प्राइम नंबर शो कर रहा है। ठीक है सो I इज इक्वल टू 2 यहां से लेकर 100 तक हमें चेक करना है कि कौन सा प्राइम नंबर है राइट। तो इसमें ये तो पता है हमें कि अगर हम नहीं भी देखते हैं तो 2 to 100 अगर हम देखते हैं तो 3 5 2 के 7 11 13 17 19 23 29
फिर ये क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स, राइट। ये सब प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर का हमें पता है कि सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 2 है। चलो I इज 2, सबसे पहले में हम लिखते हैं I इज 2, उसके बाद में क्या हो जाएगा कि ये j इक्वल टू 2 रहेगा और j लेस देन और इक्वल टू I बाई j, मतलब I बाई j कितना है, ये I इज इक्वल टू 2 है, j इज इक्वल टू भी 2 है, ठीक है। अब ये इवन है तो यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, अभी देखते हैं। देखो j की वैल्यू j लेस देन और इक्वल्स टू, ये जो कंडीशन है ये क्या बोलते हैं, i डिवाइड बाई j, मतलब 2 डिवाइड बाई 2 कितना है, 1, राइट। I डिवाइडेड बाय j, सो j लेस देन और इक्वल्स टू, j की वैल्यू कितनी है 2, सो 2 लेस देन और इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 2, तो ये वाला जो कंडीशन रहेगा ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद में फिर अगर ये ट्रू है तो वो केस में वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट देगा j प्लस प्लस, और फिर वो चेक करेगा कि इफ I परसेंट साइन j, ठीक है, अगर ये ट्रू है, इफ स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, यहाँ पे जो भी कुछ कंडीशन हम लिखते हैं तो अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो वहां पे बोलेगा कि चलो ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट करेगा और उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन और चेक करेगा कि j ग्रेटर देन I डिवाइड बाय j। तो ये I डिवाइड बाय j हम हमेशा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि I की वैल्यू अगर 3 है और j की वैल्यू इज इक्वल्स टू अगेन 3, सो ये 3 डिवाइड बाय 3 कितना रहेगा, 1। तो इस तरह से ये प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमें पता चलेगा कि बेसिकली चलो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा आपको समझने के लिए, ये इफ स्टेटमेंट समझने के लिए और एग्जैक्टली फॉर स्टेटमेंट समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन चलो ठीक है, ये थोड़ा सा लगा कि हम फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप आपको समझ में आने के लिए मैंने ये लिया था। लेकिन चलो आई थिंक इससे भी और सिंपल प्रोग्राम हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे रुकते हैं। लेकिन बेसिकली ध्यान में रखना है कि नेस्टेड लूप का हम फिर से एक प्रोग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, लेकिन इसका आउटपुट यहाँ पे 2 to 100 जो पर्टिकुलरली प्राइम नंबर्स हमें देना है, तो इस तरह से आता है। विल सी इट इन दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी मैं एक अटेंडेंस का लिंक आपको चैट बॉक्स में सेंड कर रहा हूँ, वहां पे आपको अटेंडेंस मार्क करना है, और नाम और रोल नंबर आपको यहाँ पे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है चैट बॉक्स में। हॅलो हॅलो सर. हाँ आदित्य शहारे बोला. सर मी ते हॅलो वर्ल्ड प्रोग्राम ट्राय केलं पण ते जमलं नाही सर. त्याचा जो प्रोग्राम आहे तो प्रोग्राम जसा तसा मला स्क्रीनशॉट शेअर करा. त्याच्यामध्ये काय एरर येत आहे मी पाहून तुम्हाला सांगतो. हो सर ठीक. ओके, चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्सची लिंक शेअर केलेली आहे. ती अटेंडन्सची लिंक सर्वात पहिल्यांदा अटेंडन्स तुम्ही देऊन द्या फटाफट.